गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आप सभी तक आ रही है? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? तो आवाज आपकी नहीं आ रही है, जैसे कि मैंने कहा गुड इवनिंग, तो आपकी आवाज आ रही गुड गुड इवनिंग है। इवनिंग सर। ऐसे आना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। सर। हाँ, नहीं तो आवाज कैसी आ रही, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, दम ही निकल गया है। अरे इतना, इतनी सुंदर शाम है आज, 31 है। और यस। आज हम पुराने साल को छोड़कर नए साल का आने की राह देख रहे हैं। बहुत सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे कल के दिन में और आज के दिन में अंतर कुछ नहीं रहता। सब कुछ जो रहता है माइंड सेट पे रहता है। तो वो ही माइंड सेट बनाकर हम कल के नए साल में जा रहे हैं। तो फर्स्ट आप सभी को मैं कल के नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं एडवांस में। वो तो 12 के थैंक बाद यू आएंगे। सर। तो सबके पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल में आप सभी लोग सिटेट को क्रैक करेंगे, इसी आशा से मैं आपको शुभेच्छा दे रहा हूं। मैं सिर्फ सिटेट की ही शुभेच्छा दूंगा। आपकी सेहत, आपका आरोग्य, आपका सब कुछ जो विचार है पूरा एकाग्र रहेगा सिटेट पे। और आप इसी साल इसी अटेम्प्ट में सिटेट को क्रैक करेंगे। यही आशीर्वाद, यही दुआ देकर आज की शुभकामनाओं को आप सभी को देकर हम आज के नए टॉपिक को शुरुआत करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपको भी शुभकामनाएं सर। वैसे तो हर साल हमारा नया रहता है, हर दिन नया रहता है। नए साल की तरह ये भी आएगा और चला जाएगा। लेकिन हमारा जो एम है वो नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा। हमारा एक ही एम है, क्या है? वो 2025 सीटेड हो या क्लास। 26 हो, 25 हो या 26 हो, एम तो एक ही है हमारा। क्या है? देखो आज कैसे आ रही है। सीटेट क्रैक करना। सीटेड की यस, क्रैक करना। यस। सीटेट के क्रैक बहुत कर। सारे बहुत सारे ग्रुप में एक ही चल रहा है, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस, अमुक तमुक तमुक। लेकिन हमारा एक ही एम है, हमारी एक ही शुभकामना है। और हम एक ही मैसेज को लेके चल रहे हैं। वो हमारा एम है सिटेट को क्रैक करना। यस और नो? यस यस सर। सर। हाँ। देखो अभी सिर्फ 30 लोग जुड़े हैं, इसका मतलब बाकी के लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं 31 को? तो आप सभी को कहना भी यही है कि वक्त जाया मत करो। अपने पास वक्त अभी बहुत कम है। अभी सिर्फ हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 37 डे बचे हैं, सिर्फ 37। 37 डे। अब इस 37 डेज सर में आज आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सबको आ रही है शायद, मेरी आवाज सबको आ आ रही रही है है। ना? आ आ रही है रही सर। है सर, क्लियर है शायद सर आवाज आप। इधर येते उधर सर आप आवाज। थोड़ा कवरेज में रही है, रेंज में रही है। ऑटोमेटिकली आपको आवाज सुनाई देगी। ये जूम का यही प्रॉब्लम है। जब तक आप अच्छे कवरेज में नहीं रहेंगे तब तक आपको क्लियरली लाउडली सुनाई नहीं देगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी अच्छे रेंज में कवरेज में रहें। और सबसे महत्वपूर्ण यही मैं बताना चाहूंगा कि सेलिब्रेट हम करना है, नए साल का करेंगे, लेकिन 8 फरवरी की बात करेंगे। अभी हमारा फोकस एक ही है, अभी हमारा एम्स एक ही है। हम एक ही एम के लिए लड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, सही है गलत है? और वो एम सही क्या है। है? क्या है? सही है। क्या ख्वाब है हमारा? सीटेड। क्या एम है? क्या ऑब्जेक्टिव ऐसे है हमारे? आवाज तो देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ही जन बोल रहा है सिटेट का। बाकी का क्या नहीं है क्या? बाकी को सिटेट नहीं पास होना है? सर पास होना है तो। तो होना आवाज है तो सर। आने दो ना, आवाज तो आने दो। आवाज ही नहीं आ रही। सिटेट क्रैक करना है कि नहीं करना है? यस करना है करना सर। है सर। करना यस। है सर। ये है अभी करना। आपके लिए अंतिम, यही आपके लिए अंतिम पड़ाव है। यहाँ से आपकी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करनी है। अब तक जो आपने 30 दिन ऐसे ही गवा दिए हैं, ऐसे ही आपने ख्वाब देखे हैं, ऐसे ही आपने सब कुछ किया होगा, ऐसे ही दिन रात चले जा रहे हैं। लेकिन आने वाला हर एक दिन, आज से आने वाला हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आपके पढ़ाई के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको उतनी अहमियत देनी है जितनी अभी उसको क्रैक करना है। अगर हम इसको क्रैक करेंगे तो हमारा ख्वाब पूरा होगा। लोगों का देखने का नजरिया हमसे चेंज हो जाएगा। तुझसे नहीं हो रहा है, तुझसे नहीं हो पाएगा, ये जो हम बार बार सुनते आए हैं, इसको हमें चेंज करना है। यस और नो? इसको हमें चेंज करना यस है। सर।
इसको हमें चेंज करना है। यस सर नो? यस सर। Yes. आवाज से Yes, बोलेगा। sir. Yes, sir. यस, यस सर। उससे हो पाएगा। आई डू इट। यस और नो? आई डू इट। यस। डेफिनेटली आई डू इट। मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, मुझसे होगा, डेफिनेटली मैं करके दिखाऊंगा। यस और नो? Yes, sir. यस। तो ये जो डेफिनेटली करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं ये तो पता होना चाहिए। क्या डेफिनेटली करने वाले? आपने कहा मैं आई डू इट। क्या डू इट? I can do it प्रैक्टिस to sit at crack exam. सीटेट। यस यस यस, सीटेट को क्रैक करना है हमें, और हमारा ख्वाब एक ही है। साल आएंगे, साल गुजर जाएंगे, उसे अहमियत नहीं है। हमारे जो ख्वाब है, हमारा ड्रीम है, उसे कंप्लीट करना हमारा काम है। सिर्फ 37 डेज हमारे पास बचे हैं और हमें पूरा लाइव कवर करना है। 2 दिन में आपको इसके क्लास शुरू हो जाएंगे मैथमेटिक्स के, साथ ही साथ उसको कवरेज किया जाएगा ईवीएस से। हाँ, सोशल EVS। स्टडीज भी चालू हो जाएंगे। तो ये आपको कवर करके आपको आगे जाना है। तो आपकी स्पीड, आपकी गति, आपका लाइन, आपका लेंथ, सिर्फ स्टडी होना चाहिए। आज स्टडी को लेकर, आज देखो किसी ने ग्रुप में डाल दिया, देखो कि 1 पेज में उन्होंने जीन पियाजे को बिठा दिया था। जीन पियाजे हमने कल देखा था। जीन पियाजे में महत्वपूर्ण संज्ञा क्या है? कौन सी संज्ञा महत्वपूर्ण है जीन पियाजे में? First वाला। या फर्स्ट वाला? सांगते सर थांबा एक मिनिट. अरे मैंने संज्ञा बताया था, संज्ञा मैंने कल एक बताया था, उसको याद रखने की मैंने ट्रिक भी दी थी। 4 मैंने Kima, kima. हाँ, क्या है? कीमा. स्कीमा। सीमा के सीमा क्या खीमा? स्कीमा। स्कीमा। यस, याद कैसे रखेंगे उसको? सीमा से रखो या फिर खीमा से रखो, लेकिन हमें स्कीमा को याद रखना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द सीमा? क्या स्कीमा? Purwadnyan. पूर्वज्ञान। Purwadnyan. वेरी नाइस। उसके साथ हमने उनके 4 पड़ाव देखे थे, 4 चरण देखे थे, 4 स्टेप। कौन कौन से? एक है पहली स्टेप संवेदात्मक इंद्रियजनक गामक। अवस्था. उसकी अवधि जन्म से 2 वर्ष तक। बगैर और बगैर दूसरा देखे बताओ, बगैर देखे बताओ, बगैर देखे बताना है, देखकर मत बताओ। पहली है समय की गामक अवस्था, जिसकी अवधि है कहाँ से कहाँ तक? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक की अवधि का नाम क्या है? 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक. संक्रियात्मक अवस्था। उसमें 2 भी स्टेज है, उसमें 2 हमने टप्पे देखे हैं। एक है हाँ. पूर्व संक्रिया पूर्व अवधि है, एक 0 ते 2 अनुकरण आणि दुसरा सॉरी सर 2 ते 4 पर्यंत अनुकरण अवस्था आणि 4 ते 7 तार्किक बुद्धी अवस्था. स्टेज का नाम गलत है। स्टेज का नाम और कौन बताएगा? पूर्व वैचारिक अवस्था 2 से 4 तक है और अंतर्दृश्य अवस्था 4 से 7 तक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसके बाद थर्ड वाली, असं तोंडी हे करून घेतलं सर मेमरी मध्ये. थर्ड वाली थर्ड वाली मृत संक्रियात्मक अवस्था उसकी अवधि है 7 से 11 तक। 7 से 11 तक। बोलेगा तो मेरे को अच्छा सुनाई देगा। मूर्त अवस्था 11 से आगे. एक जन बोलेगा तो मेरे को और अच्छा सुनाई देगा। मूर्त मी सांगू सर? संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 है। लक्ष्मी गायकवाड मॅडम, तुम्ही 4ही अवस्था तुम्ही एकट्याने सांगा. हो, मी सांगते सर. पियाजेंच्या संज्ञात्मक अवस्थानुसार 4 अवस्था पडलेल्या आहेत. पहिला आहे इंद्रियजनक अवस्था आणि संविदा प्रेरक अवस्था आणि संवेग गामक अवस्था. आणि दुसरा आहे पूर्व संक्रात्मक अवस्था. त्यामध्ये 2 भाग पडलेले आहेत, पूर्व वैचारिक अवस्था आणि अंतरदर्शी अवस्था. आणि तिसरं आहे वय पण सांगा, त्याचं वय पण सांगा. इंद्रियजनकचा जन्मापासून 2 वर्ष आणि पूर्व संक्रियात्मकचा 2 ते 7 वर्ष. त्यात 2 भाग पडलेले आहेत, पूर्व वैचारिक अवस्था आणि अंतर्दर्शी अवस्था. पूर्व वैचारिक अवस्थामध्ये 2 ते 4 वर्ष आणि अंतर्दर्शी अवस्थामध्ये 4 ते 7 वर्ष. आणि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था त्यामध्ये 7 ते 11 वर्ष
आणि चौथं आहे औपचारिक अमूर्त अवस्थामध्ये 11 वर्षापासून ते प्रौढ अवस्थापर्यंत. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब इसमें देखा हमने स्कीमा, स्कीमा को एक देखा है. स्कीमा की व्याख्या बताओ. स्कीमा स्कीमामध्ये पूर्व ज्ञानापासून नवीन ज्ञान निर्माण होणे म्हणजे स्कीमा अवस्था. पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना है, बरोबर, हो जाता है स्कीमा. स्कीमा ज्ञान से जोड़ना है. पूरा पूर्व ज्ञान हो जाता है. वेरी नाइस. मैं आपको और एक ट्रिक बताऊं यहाँ पर, पढ़ाई के बारे में एक ट्रिक बताऊं. हाँ सर बोल. पढ़ाई के बारे में एक ट्रिक बताऊंगा और आपके लिए एक व्यासपीठ जिसको हम बोलेंगे कि पढ़ाई हो जाती है हमारी. कभी कभी ऐसे लगता है कि सर ने पढ़ा दिया है लेकिन हमें याद है, कभी कभी लगता है नहीं है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत आ रही है. ओके, फिर अगर हम ऐसा करेंगे कि डेली एक किसी को आपका एक टॉपिक पढ़ाने का मौका देंगे तो आओ, और वो मुझे नहीं पढ़ाना है, वो मुझे नहीं पढ़ाना है, जिसको कहेंगे यहाँ पर डिस्कशन मेथड आती है. और हम जब 1 और 2 एक जगह बैठ जाते हैं, 2 से 3 आते हैं, 1 से 2 हो जाते हैं तो अच्छा पढ़ाई हो जाती है, और 2 से 3 या 4 जब मिल जाते हैं तो पढ़ाई ओके जो नहीं, पढ़ाई नहीं होती, ओके हो जाती है. हो, गपशप चलती है. लेकिन अभी मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक पढ़ाई की बता दूंगा. तो अभी कैसे चल रहा है माहौल, आप सभी का पढ़ाई का चल रहा है, आप सब में अभी लग रही है, आप सब पढ़ाई की ओर जा रहे हैं. अब ऐसे जाते वक्त अब ऐसा एक मूड आया है कि आपने पढ़ाई तो की है, लेकिन आपको ऐसे भी लगेगा कि मुझे किसी को ना किसी को मैंने जो पढ़ा है ना वो सुनना है, सुनाना है, सुनना है या फिर सुनाना है, उसको टीच करना है. ऐसे लगता है कि नहीं अभी कभी सुनाना है. हो. यस, लगता है ना. हो सर. तो फिर मैंने अभी यहाँ पे तय किया है, अभी आपने कुल मिला के 22 चैप्टर हैं इस सीडीपी के, उनमें के 6 खत्म हो चुके हैं और धीरे धीरे वो भी खत्म भी हो जाएंगे. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आप में भी एक ये टॉपिक अगर बांट कर लेंगे और खुद एक दूसरे को पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो इस चैप्टर में क्या है, उस चैप्टर में क्या है, तो आपको कैसे लगेगा. तो एक चैप्टर 5 जनों ने बांट कर लिया हिस्सा बना के कि ये 5 जन करेंगे प्रिपरेशन, पहले भी पढ़ाएगा, दूसरा भी पढ़ाएगा, तीसरा भी पढ़ाएगा. जब पहला पढ़ाएगा तो उसमें दूसरा वाला उसको क्वेश्चन पूछेगा, उसका एक्सप्लेनेशन करेगा. दूसरा वाला पढ़ाएगा तो उसके बाकी के लोग उसको अपोजिट करेंगे उसमें कि बेहतरीन से बेहतर नॉलेज पूछेंगे. तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो तुमने नहीं पढ़ा है उसने जो अलग देखा है उसके एंगल से वो बताएगा और आपका वो चैप्टर कैसे हो जाएगा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा. ये सर सही है गलत? यस सर. बाकी को क्या लगता है? सिर्फ लक्ष्मी गायकवाड़ यस बोल रहे, बाकी यस सर. यस सर. यस सर. यस सर. अच्छा है Yes, सर sir. मेथड. मेथड कैसी लग रही, इस मेथड से स्टडी होगी क्या, इस अच्छा है सर. होगा स्टडी होगी. हो. इस मेथड से स्टडी होगी क्या? यस सर. होगी सर. यस सर. ये मेथड आपने कभी भी नहीं अपनाई है, तो ये हम अपना रहे हैं. जो अब तक आपने किया है वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया था, जैसे कि फेल होना, कम मार्क मिलना. अभी हमें वो करना है जो अब तक हमने नहीं किया है, तो हमें भी वही मिलेगा जो अब तक नहीं मिला था, यानी क्वालिफाई होना, ज्यादा मार्क मिलना. यस नो? हाँ. यस सर. तो इसमें डिस्कस में क्या होता है, मानो 5 बंदों ने या फिर 2 बंदों ने एक चैप्टर को पढ़ा लिया, जैसे कि वार्ड और विकास है, बाकी के 3 लोगों ने उस पर के क्वेश्चन भी पूछे, तो एक दूसरे से पूछना है और इसका उत्तर क्या है, फिर यही उत्तर क्यों है. अगर ऐसे हमने घंटा भर भी रोज डेली उस पे चर्चा, जिसको बोलते हैं हम डिस्कशन, इसमें डिस्कशन के मोर एंड मच टाइप होते हैं. इसमें राउंड टेबल डिस्कशन होता है, पैनल डिस्कशन होता है, परिसंवाद टाइप होता है, बहुत होते हैं. लेकिन हमें यहाँ पर डिस्कशन ऑन टॉपिक, एक ही टॉपिक पे करना है. तो इससे क्या हो जाएगा, मानो आपने एक ने 10 मिनट में 15 मिनट में एक चैप्टर पढ़ा लिया और 3 लोगों ने उसी पर के क्वेश्चंस पूछे, 3 लोगों ने कुछ 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 क्वेश्चन पूछे, तो भी मानो 3 लोगों ने 40 क्वेश्चन पूछे, तो 40 3 कितना हो गया, 112, 120 हो जाए, 120. हाँ. 120. तो वो कितने घंटे में हो जाते हैं, पूरे 1 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन, या फिर एकदम जिसको हम बोलते हैं ना, इसका ये क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इससे हो जाता है.
तो इससे क्या होगा, आपको मालूमात होगी, आपको एक डेफिनेटली उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूमात हो जाएगा, और इतना बेनिफिट इसका मिलेगा आपको कि पूछो मत। तो क्या लगता है आपको, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ग्रुप डिस्कशन है। हाँ, ग्रुप होनी डिस्कशन। चाहिए सर, और इसके होनी लिए चाहिए। ना मैंने एक लिंक बना के दूंगा, वो आप जो 4 लोग उसी समय आ जाओ, या फिर कभी भी आप उसको ऑन करके वो आप जूम मीटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी क्या है मालूम है कि आप हर एक जगह पे हैं, कोई महाराष्ट्र में के कोने कोने से है, यहाँ पर आपको गुजरात से के भी देखने मिलेंगे, यहाँ पर रत्नागिरी से है, इधर मराठवाड़ा से लोग हैं, तो बहुत सारे अलग अलग लोग से हैं। हम एक तो फिजिकली कहीं नहीं आ सकते, तो हमें क्या करना है, कम से कम हम ऑनलाइन तो आ सकते हैं, ऑनलाइन तो आ सकते हैं। तो ऑनलाइन आते वक्त तो हम उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम डेफिनेटली हम अपने खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपना कन्वर्ट कर सकते हैं इन सभी बातों को। क्या लगता है आपको? क्या लगता है? डेफिनेटली इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? मिलेगा सर, मिलेगा सर, मिलेगा। कि ये बहुत सुबह के ज्यादा मिलेगा। 7 से लेके हमारे जो पीरियड है, जो लेक्चर रहता है, उसके पहले 1 घंटा ये ऑन रहेगी। उसके बाद हमारा लेक्चर वाला शुरू रहेगा। यानी वो लिंक अलग से दे दूंगा, जो आप खुद उसको चालू कर सकते हैं, खुद लोग वहां पे आ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, एक दूसरे से विचार कर सकते हैं, नोट्स निकालो। नोट्स के साथ साथ अब देखो 15 मिनट में या फिर 2 सर, घंटे के टाइम। भीतर, या रुको जरा, 1 घंटे में, 2 घंटे में, या 2 दिन में पूरे चैप्टर पे भी हम ऐसे करके क्या निकाल सकते हैं, नोट्स भी निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ग्रुप बन गया 10 लोगों का, तो आप लोग 10 लोग क्या कर सकते हैं, हर एक चैप्टर को हम बांट कर लेंगे, बराबर, और उसको एक चैप्टर दिया, दूसरा 2 दिया, 10 लोगों ने एक ही दिन में अलग अलग चैप्टर का 2 मिनट में क्या निकाला, नोट्स निकाला। वो नोट्स एक में को शेयर करो, और बन गया तुम्हारा 10 मार्क का, 10 चैप्टर का एक ही जगह, जो एक दूसरे को आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। होता क्या है, हम जब एक दूसरे को इतना फ्रेंडली जब जब बातें करते हैं, जब शेयरिंग करते हैं, जब पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके ब्रेन में बैठ जाती है। यहाँ हमारा टारगेट एक ही है, आप सभी को क्वालिफाई करना। हम सब यहाँ क्वालिफाई करने आए, किसी को एक दूसरे को नीचा दिखाने नहीं आए, किसी को पीछे खींचने में नहीं आए। हमें यहाँ पर सबको, एकले को ही, यानी अकेले को ही क्वालिफाई होना है। तो वो क्वालिफाई होते वक्त हमें एक दूसरे का सहारा भी लेना पड़े तो हम लेना है, झिझकना नहीं है, किसी एक दूसरे को कम मत समझो। क्या लग रहा है आपको? यस और नो? बराबर है कि गलत है? यस, सही है बराबर है। सर। यस सर, करेक्ट है। हाँ, सही है सर। हाँ। अब इसको किसको बेनिफिट मिलेगा? मानो जिन लोगों को जॉब है और जॉब में वो जाते हैं, तो उन लोगों को कम पढ़ाई करते हुए भी अगर आपके पैनल में वो आ गए, तो आपके पैनल में आ गए, तो आप पढ़ाई करके उसको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो क्या होगा, वो क्वालिफाई हो जाएगा। तुम डरो मत, किसी को देने से तुम्हारा नॉलेज कम नहीं होगा, तुम्हारा नॉलेज दुगुना होगा, बढ़ जाएगा, और वो क्या होगा, बेनिफिटली आपके समझ में आएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। जब हम खुद पढ़ते हैं ना, तो कभी कभी भूल जाते हैं या फिर लिंक नहीं रहती, लेकिन हमें अगर किसी को समझाना है, पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, दुगुना पढ़ाई करते हैं, दुगुना ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, और फिर हम जब एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो डेफिनेटली वो चैप्टर आपके दिमाग में बैठा हुआ होता है परफेक्टली। कोई भी क्वेश्चन पूछो या फिर किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछो, आप उसको यूं ही सॉल्व कर देते हो। क्या लगता है आपको, बराबर है कि गलत है? बराबर है सर। सही है सर। अगर आपने इसी तरह से बीएड में भी पढ़ाई की हो, कहीं कहीं भी पढ़ाई की हो, तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा बेनिफिट ये डिस्कशन का मिलता है। तो क्या फिर आपको लग रहा है आप कर सकते हैं? मैं तो लिंक बना के दूंगा। अब मुझे लगता है कि मेरे पास कम वक्त है, और इस कम वक्त में अभी मुझे क्वालिफाई होना है, और क्वालिफाई होने के लिए अब ट्रिकी की बहुत जरूरत है। कम वक्त में ज्यादा लागत की जरूरत है, ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ज्यादा एक्सरसाइज की जरूरत है, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग करने की जरूरत है, जो अब तुमसे नहीं हो पा रही है। मालूम है, दिन में से सिर्फ 55 या 60 मैसेज आ रहे हैं कि आपने ये टेस्ट सॉल्व की, वो टेस्ट सॉल्व की। मैंने कितने बार बताया है कि आपको मानो कि
सुबह में दो ये सॉल्व करना है क्या, पैराग्राफ। एक लैंग्वेज के आपने 2 पैराग्राफ किए, दूसरे लैंग्वेज के 2 किए, तो सुबह में कितने पैराग्राफ हो गए आपके सॉल्व करने? 4 हो गए, बराबर। ऐसे मैंने कितने टाइम करने का है दिन में? 3 टाइम, बराबर। दोपहर और शाम, तो कुल मिला के कितने टॉपिक हो गए या कितने पैसेज हो गए? सुबह में 4, दोपहर में 4, शाम में 4, 4 तिया 12। अब 4 तिया 12 हो गए, और आप 40 ही लोग मानो, 40 से ज्यादा है, फिर भी 40 लोग मानो। अभी 12 चौक कितने हो गए? हाँ, यानी कितने मैसेज हो गए? 480, बराबर क्या? 40 है ना, 4 थोड़ी है, 40 है। 480 मैसेज हो गए। और डेली में कितने आ रहे? डेली में मैसेज कितने आ रहे? पूरे दिन भर में 50 या 55, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यानी आप मैंने जो बताया हुआ लाइन और लेंथ है, इसके हिसाब से आप पढ़ाई नहीं कर रहे कि हो गएंगे क्वालिफाई। मैंने 1000 बार कहा है कि अगर आपको क्वालिफाई होना है तो सबसे पहले लेक्चर लाइव अटेंड करो, दूसरा है कि मैंने जो तरीका बताया उसको फॉलो करो। आप डेली ये सॉल्व करेंगे, पैसे सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपका रिसोर्स बन जाएगा, आपको नॉलेज आ जाएगा। वो नहीं कर रहे हो। दूसरा है कि आप 2 घंटे पढ़ाई करो सीडीपी की सुबह, दोपहर में अलग सब्जेक्ट की, शाम में अलग सब्जेक्ट की, और फिर 2 घंटे लेक्चर अटेंड करो, और शाम में फिर 2 घंटे आपको पेपर 150 मार्क का सॉल्विंग करना है, या देखना है, या फिर एनालिसिस करना है। कितने जन कर रहे हैं? किसी ने भी नहीं किया। कितने जन? तुम मत बताओ, मैं बता सकता हूँ कि इसी में से ये स्टाइल से लर्निंग कुछ भी लिया, कोई भी लड़का लड़की नहीं कर रहे है क्या? कोई नहीं सर मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है नहीं ऑलरेडी। इस स्टाइल से कोई भी लर्निंग नहीं कर रहा है। ये सर नो सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ? अब बोलो, बनती बंद हो गई। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से कोई भी पढ़ाई नहीं कर रहा है, यानी हमने 30 दिन ऐसे ही पानी में डाल दिए। तो फिर मुझे क्वालिफाई नहीं होना है क्या? आपको क्वालिफाई नहीं होना है? मुझे क्वालिफाई होना है क्या? शेख सर को क्वालिफाई किसको होना है? क्वालिफाई किसको होना है? किसको होना है? हमको कौन पढ़ाई करना है? कौन एक्सरसाइज करना है? किसको जरूरत है? हमें एक तो आप क्या कर रहे हैं, एक आज क्लास अटेंड किया तो वो लड़का या लड़की कल नहीं होते हैं, परसों आ जाते हैं। लाइव नहीं देखते तो रिकॉर्डिंग भी तो काम चल रही है। जितने लोग हैं ना, उतनी रिकॉर्डिंग भी नहीं चल रही है। वो जितने लोग अटेंड हो रहे हैं, वो भी खाली आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, 4-4 दिन गैप ले रहे हैं। तो कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे? इस ऐसे बिहेवियर से, ऐसे आपके लाइफस्टाइल से, और आपके ऐसे स्टडी प्लानिंग से, क्या आपको लगता है मैं क्वालिफाई हो पाऊंगा? लगता है? कितने जनों को पियाजी समझ में आया फिर? अरे क्या कर रहे हैं आप खाली खाने का, पीने का, डकार देने का और सोने का काम कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोग जिंदगी में क्या, सीटेट में क्या, कहीं भी नहीं क्वालिफाई हो सकते। जिन लोगों को डिसिप्लिन ही नहीं है, जो लोग खुद के एम के लिए तैयारी नहीं कर रहा है, जो लोग अपने ख्वाब के लिए उसी ख्वाब पे काम नहीं कर रहे हैं, वो लोग क्या खा क्वालिफाई हो जाएंगे? सर नो सही है गलत है? आपको लग रहा है सर डांट रहे हैं, ये मेरे खुशी के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। क्या लगता है आपको? ऐसा है क्या? आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपकी पहली पेमेंट सर को मिल जाएगी? नहीं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, वाह, क्यों, किसके लिए बता रहा हूँ, किसके लिए डांट रहा हूँ, किसके लिए प्लानिंग बना के दे रहा हूँ, किसके लिए चल रहा है ये? सब हमारे लिए चल। फिर गलतियां किसकी है? क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? इतना समझ के आने के बावजूद भी आपकी पढ़ाई, जो पढ़ाई है, इतनी नम क्यों है? न आप में वो रेंज आ रही है, न आप आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, न कुछ है न कुछ है। जो लोग गिने चुना है ना, वही लोग बार बार मैसेज कर रहे हैं। क्यों बाकी के मैसेज नहीं आ रहे? व्हाट्सएप बिल मांग रहा है, क्या हो रहा है? पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मुझे बहुत काम है, मुझे ये है, मुझे वो है। बहाना नहीं चाहिए मुझे। बहाने बनाने वाले लोग, बहाना बताने वाले लोग लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं होते। और ये तो सीटेड है जनाब, सीटेड क्वालिफाई करना वो बच्चों का काम नहीं है।
यहाँ पहले समझना है, समझाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अगर इतना समझ में आया होता, इतना आसान होता, तो 33 लाख लोगों ने इस फॉर्म को फिलअप करते हैं हर साल, उतने ही क्वालिफाई होते। आसान होता ना, तो 33 लाख लोगों ने जब फॉर्म फिलअप किया, एग्जाम दी, तो 33 लाख लोग क्वालिफाई होना था, लेकिन सिर्फ 5 या 6 लाख लोग क्वालिफाई होते हैं। तो मुझे बताओ, इतनी आसान है क्या जितना तुम समझ रहे हो? ऐसा नो? यस, बताओ मुझे, आसान है? आसान है क्या? नहीं सर। अगर नहीं सर। आसान नहीं है, आसान नहीं है, तो क्या कर रहे हो तुम? कहाँ हो तुम? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? नहीं सर मेरा जॉब है, नहीं सर मेरी पढ़ाई है, नहीं सर मेरे बच्चे हैं, नहीं सर मेरी सासू माँ है, नहीं सर मुझे काम है, मैं बहुत बिजी हूँ। अरे बिजी है तो इजी है, बिजी है तभी इजी है। बहाने मत बताओ, बिजी में से भी वक्त निकलता है। अगर तुम चाहोगे, तुम किसी भी चीज को बड़े शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे मिलाने में, तुम्हें मिलाने में जुटी रहती है। अरे तुम कुछ मिलाने के सोच ही नहीं रहे हो, तो तुम्हें कायनात मिलाने की क्या काम करेगी? कुछ भी नहीं होगा। कितनी बार बताया मैंने, द सीक्रेट का बताया, विजुअलाइजेशन का बताया। कहाँ हो रहा है विजुअलाइजेशन? एक दिन सुन लिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, चौथे दिन तो भूल गए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द विजुअलाइजेशन? कौन है सर बताने वाला? उसका मैं क्यों सुनूं? काम खत्म, पैसे दिए, काम खत्म। वो क्वालिफाई हो न हो, न कुछ हो न कुछ हो, हम सिर्फ यहाँ पर डाटा खत्म करने के लिए बैठे हैं। और डाटा जल्द खत्म होता है जूम से, इसीलिए सर हम जूम को अटेंड करते हैं। और जूम के लिए जो मोबाइल है, वो एक कोने में और हम एक कोने में। चलो वो सुन रहा है, वो अकेला बड़बड़ रहा है, काम खत्म। ऐसे से पढ़ाई होगी, ऐसे से आप क्वालिफाई होंगे, ऐसे से आपका एम पूरा होगा। होगा क्या? होगा क्या? नहीं सर। अब बताओ मुझे क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? व्हाट टू डू? बताओ जल्दी से क्या करेंगे, क्योंकि मुझे अभी महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ाना है। तुम्हारी नींद उड़ाना बहुत जरूरी है। जो सोने के बाद सपना देखता वो सपना नहीं है, जो सपना तुम्हें सोने नहीं देगा वो असल में सपना है। यस सर नो? यस सर। यस खाते सर। खाते हो, पीते हो, डकार देते हो, 2 या 4 नहीं सर, आधा दिन, आधी जो दिन है ना, आधा दिन वो सोने में ही चले जाता है, क्योंकि ठंड का मौसम है, उठना ही नहीं चाहता सर। अरे बाप रे, पढ़ाई क्या करेगा ये? पढ़ाई क्या करेगा? धुलाई में बैठ के सो रहा है, पढ़ाई क्या करेगा? खाक करेगा। बताओ अब मुझे, इसका क्या प्लान है? कौन क्या करना चाहता है? होगा तुमसे? होगा क्या तुमसे? कर पाओगे? होगा झेल नहीं। सर। पाओगे? झेल पाओगे होगा। इन तकलीफों को? करेंगे सर। अरे लोग तुम्हारे और कीचड़ उठाने में बढ़े हैं, इससे नहीं होगा। क्यों खर्चा कर रहे हो? और तुम वही करके दिखा रहे हो कि तुझसे नहीं होगा। अगर तुझसे होता तो तू दिन रात मेहनत करता। यहाँ मेहनत कहाँ चल रही है सर? मेहनत का नाम ही नहीं है, नामो निशान खत्म। और बोल रहा है कि मैंने इतने किए, मैंने क्लास ज्वाइन किया। किस लिए किया भैया? 2 घंटे सुनने के लिए, 2 घंटे का डाटा खत्म करने के लिए किया है, दूसरा कुछ भी नहीं है। घर वालों ने परेशान कर दिया था, ज्वाइन कर ज्वाइन कर, इसीलिए किया। तूने किस लिए किया है, ये सबसे पहले तय कर, और फिर उसके बाद आगे बढ़। सो गया है तो उठ, जाग जा, और लगे रह अपने एम को पाने के लिए। क्या आप तैयार हैं आपका खुद का ख्वाब पूरा करने के लिए? यस सर। कैसे? यस सर। यस सर। यस सर। आवाज तो यस सर। यस यस सर, सर। जरूर करेंगे। ऐसा यस लग रहा सर। है कि ठंडी में सिकुड़ गए हैं। और वो भी चार ही है, बाकी की बोलती बंद। आवाज तो कहाँ से आएगी? सर तुम कितना भी चिल्लाओ, मैं 10 का मस नहीं करूंगा, है ना? 4 लोगों का माइक ऑन, बाकी का माइक। तो बोल खाली, हम सुनेंगे। तू चिल्ला, हम पे कुछ भी असर नहीं होगा। क्या तैयार है हम?
सीटेट क्वालिफाई करने के लिए? यस और नो? देखो आवाज यस sir. सर यस सर। यस सर। यस सर आवाज देखो, आवाज देखो, Yes, sir. माइक देखो कितने शुरू हो रहे, आवाज कहाँ गई? यस सर यस ओके, तो चलो आज इसी टॉपिक को बहुत उठाएंगे। अच्छा लगा सर आपका मोटिवेशन सुन के, सच में थैंक यू सो मच सर। इतना ही करना है, सुनना है, दूसरे दिन नहीं छोड़ सर, देना नहीं है, सर, और तीसरे दिन ऐसा पहले नहीं है जैसा सर, ही होना है। नहीं, सोते हुए बच्चों को जगाया है सर आप। तो सोते क्यों हो? हमारे बच्चे सो क्यों रहे हैं? इतना सारा ख्वाब सामने होते हुए भी आपको नींद कैसे आती है? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे साथ। जिम्मेदारियों से उस उठ के नहीं आ रहे सर दिन अरे में। क्या जिम्मेदारी है? हर एक को है, उठना है, खाना है, दौड़ना है, लाइफस्टाइल में चेंज करो। अगर तुम तुम्हारे काम पर, तुम तुम्हारे खुद के लिए वक्त नहीं दे पा रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ ही क्या है? तुम्हारा खुद का है ना ये तुम्हें खुद को इम्प्रूव करके देना है। मैं कुछ तो हूं, ये किसी को बताना है तो सबसे पहले इसको क्वालिफाई करना है, क्योंकि कल यही दुनिया तुम्हें कहेगी ये एग्जाम बहुत हार्ड रहती है, बहुत काम होते हुए भी, बहुत सारी जिम्मेदारी होते हुए भी मेरी बहू ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने इसको क्वालिफाई कर दिया है। ये वो गर्व से कहेगा, वो गर्व से कहे। इसलिए तुम्हें आज क्या करना है? इस काम पे लगे रहना है क्या वक्त? नहीं सर, बहुत जिम्मेदारियां है। किसको नहीं है? किसको नहीं है? इस लिस्ट में से मुझे एक इंसान ऐसे दिखाओ कि उसके ऊपर, सर के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। ये लिस्ट छोड़ो, पूरे दुनिया में का एक इंसान ऐसा दिखाओ कि उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। और ऐसा इंसान अगर निकला भी तो वो होगा, वो फकीर को भी उसकी जिम्मेदारी रहती है क्या? ऐसा कोई, ऐसा कोई दुनिया में है जिसको जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी तो सबको ही है सर। यस। फिर ये बहाना हम कब तक बताएंगे? ये बहाना हम कब तक बताएंगे कि जिम्मेदारी के बोझ से हम खत्म हो रहे हैं सर? कब तक बताएंगे? ये बोझ नहीं है, जिम्मेदारी बोझ नहीं है। उससे हमें क्या करना है? वक्त निकाल कर खुद की पढ़ाई के लिए वक्त देना है। और जब तक तुम तुम्हारे ख्वाब के लिए, तुम्हारे खुद के लिए वक्त नहीं देते, तो तुम्हारी अहमियत जीरो है। तुम्हें लोग पहचानेंगे भी नहीं। आज तुम्हारा नाम याद है, कल तुम्हारा नाम भी भूल जाएंगे। अगर कुछ कर दिखाओगे तो एक इतिहास रचोगे, और इतिहास वही रचते हैं जो पागल होते हैं, और जो होशियार लोग होते हैं ना, वही इतिहास पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तुम्हें इतिहास पढ़ना है कि इतिहास रचना है, ये पहले तय करो। क्या करना है? इतिहास रचना है सर। यस इतिहास रचना है सर। यस। इसीलिए हमारे इस क्लास का लोगो है, और लोगो के नीचे जो वृद्ध वाक्य है, क्या है? हिस्ट्री ऑफ न्यू चेंज। मैं, यस, हिस्ट्री ऑफ न्यू चेंज, इतिहास नवीन बदलाचा। तुम यहाँ पर चेंज करने वाले हो, खुद को चेंज करने वाले हो, और प्रूव करके दिखाने वाले हो कि मुझ में कुछ न कुछ अहमियत है। और तुम्हें खुद को तैयार करना है। इसी लोगों में जो पिक्चर दिया हुआ है, वो इंसान खुद को तराश रहा है, तुम्हें उसी तरह से तराशना है स्टडी से। और ये तब कर पाओगे जब तुम वक्त दोगे, और जब तुम पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, तभी ये हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी नहीं। चलो, अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब तो बहुत बहुत वक्त हो चुका है। अब सोए हुए हैं तो एक तो जग जाएंगे, या फिर और ज्यादा गहरी नींद में सो जाएंगे। दोनों में से एक न कुछ होगा। क्या होगा? डिपेंड ऑन यू। सोना है कि जागना है? बराबर? जादव सर बराबर? राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। आवाज आई? आवाज आई? मंत्र जादव सर, आवाज आई कि नहीं आई? आइए आइए सर। हम होंगे कामयाब, होंगे कि नहीं होंगे? यस जरूर होंगे होंगे होंगे।
हाँ, जरूर होंगे सर। 100% सर। वाह 100% सर। वाह वाह। अब देखो, हम होंगे कामयाब, तू हो, मुझे कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है, ऐसा तो नहीं ना किसी का? तेरा नहीं सर। है नहीं, ऐसे कुछ नहीं नहीं। सर, नहीं सर। तुमसे कह रहे सर। यस यस, डेफिनेटली। चलो, तो कल हमने किसको देखा, किस मानसशास्त्र की किस सिद्धांत को देखा? जीन पियाजे का पियाजे का सर। जीन पियाजे के सिद्धांत का संज्ञानात्मक। नाम क्या था, नाम? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ओके। आज हमें बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सिद्धांत को देखना है, सिद्धांत को देखना है, जिसका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। ये जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये है लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन है ये? लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस जिनका जन्म कोहलबर्ग 1927 को हुआ और उनका मृत्यु 1987 को हुआ। 87 में। ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिकन। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड सर। वेरी नाइस। स्विट्जरलैंड के थे। ये सर लॉरेंस स्विट्जरलैंड का कोहलबर्ग जो है, स्विट्जरलैंड हाँ काय उच्चार येतं? स्वित्झर्लंड. स्वित्झर्लंड का स्वित्झर्लंड येतं? स्वित्झर्लंड आहे. तर स्वित्झर्लंड. तुम्हाला काय वाचायचं ते वाचू शकता, हेच वाचा. स्विट्जरलैंड। वो स्विट्जरलैंड। हिंदी है मैडम, हिंदी है, और ये बता रहे हैं वो इंग्लिश में बता रहे हैं। स्विट्जरलैंड था। हाँ ओके। और आपने जो कल हमने लिखा था बोर्ड पे, और जो जिस उच्चार को तुम उच्चार रहे हो, वो हिंदी है। हाँ, यहाँ पर कुछ अलग देश का नाम नहीं, दोनों देश एक ही है। ओके। अब देखो, ये मनोवैज्ञानिकों में दोनों में डिफरेंस है। उन्होंने बताया कि इंसान सोचता कैसे है और उसका जो संज्ञान है किस तरह से क्रिएट होता है, जनरेट होता है, ये उन्होंने बताया। लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग अलग तरह के मनोवैज्ञानिक थे, और जिन्होंने इस सिद्धांत को रचने के लिए उन्होंने नैतिक तर्कना को महत्व दिया, बच्चे का जो नैतिक विकास है उस पे भर दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग बहुत ही होशियार किस्म के मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग के इस सिद्धांत का नाम है नैतिक विकास का सिद्धांत। क्या नाम है? नैतिक विकास का सिद्धांत। अभी नैतिकता तो आपको पता होगी, उसी हिसाब से बच्चे का जो नैतिक विकास होता है, उसी से उसका जो पढ़ना लिखना ज्ञान संज्ञान जो है वो बनता है। ये उन्होंने इस सिद्धांत से दिखाया है। ये जब इंसान नैतिकता पर आधारित होता है तो इंसान नैतिक तर्क करता है और नैतिक ज्ञान न्याय भी दे पाता है, जजमेंट भी करता है, नैतिक न्याय। अब ये जो न्याय है, इसी क्षेत्र को, इसी सब्जेक्ट को अपने अध्ययन का क्षेत्र इस किसने बनाया? किसने बनाया? कोहलबर्ग ने बनाया। हाँ, अध्ययन का क्षेत्र। अब यहाँ क्या था, जीन पियाजे का भी हमने नैतिक विकास देखा था, कल देखो लास्ट में देखा था कि नहीं देखा था? हाँ, उसी में देखा था, लेकिन वो नॉमिनल था, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन लास्ट में जो स्लाइड देखी थी हमने, वो नैतिक तर्क की ही थी, बराबर। और उसी नैतिक तर्क को लेकर, उसी नैतिक न्याय को लेकर लॉरेंस कोहलबर्ग ने बहुत ऐसी स्टडी की। उन्होंने क्या किया, 10 साल से लेके 16 साल के बच्चों का इंटरव्यू लिया। अब ये साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू लेना। क्या लेना? इंटरव्यू। साक्षात्कार यानी आपके सामने भगवान का प्रकट होना नहीं, साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। समझ में आया? नाही तर साक्षात्कार म्हणजे याला काय आकाशवाणी झाली का सर, असं काही विचार करू नका। तो ये जो बच्चे थे 10 साल से लेकर 16, कितवी कक्षा में होंगे आपके हिसाब से? 10 साल से लेकर 9वीं 10वीं में 5वीं से 10वीं सर। वेरी 10वीं। नाइस। 34 से लेके हाँ, चौथी से लेके 10वीं। वेरी नाइस। 34 से लेके 10वीं तक। कहाँ थे हर्षवर्धन? 2-3 दिन गायब थे, आवाज से पहचान लिया। नहीं सर, कल नहीं था सर, एक दिन। हाँ क्या, देखो हाँ। आवाज पे सब कुछ है। तो चलो हम है देखें कि 10 से 16 साल के बालक हैं, तो इन बालकों के लिए इन्होंने साक्षात्कार लिया। और साक्षात्कार में उन्होंने क्या किया पता है? इन लोगों को 2-3 अलग अलग कविता, एक
स्टोरियां सुनाई, और स्टोरियां सुनाकर उनमें का जो स्टोरी है वो स्टोरी उसके सामने रखकर बच्चों को अलग अलग प्रश्न पूछे, और वो अलग अलग प्रश्न पूछने के बाद उनको नैतिक तर्क करने का अवसर दिया कि ये इस सिचुएशन में अगर ऐसा होता तो उसने सही किया या गलत किया गलत तो क्यों, नहीं किया तो क्यों सही है। ऐसे सिचुएशन में उसको डालकर उसमें जो विकास है नैतिक का, उसका उसने विकास। अब बालक का जो विकास कुछ निश्चित अवस्था में होता है, जो अवस्थाएं सार्वभौमिक होती है, जैसे हमने देखा शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, हाँ बराबर, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये हर एक इसमें उसका विकास होता ही है। होलबर्ग के प्रयोग में जो मैंने अभी बताया था, जो लघु कथाओं का उपस्थित उनके सामने कर कर उससे संबंधित नैतिक समस्याओं के संबंध में उन्होंने प्रश्न पूछे, और वो लड़का किस तरह से उसका आंसर देता है और किस तरह से उसका विकास होता है, इस पर उन्होंने अभ्यास किया, तर्क किया। अब वो जो स्टोरी है वही स्टोरी मैं आपके सामने रखूंगा और आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। अब चलो क्वेश्चन, एक स्टोरी बताता हूँ। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग जो है कहाँ के थे, पहली स्लाइड में बताया मैंने, कहाँ के थे? अमेरिकन। अमेरिकन। और ये बात भी अमेरिका की ही है। अमेरिका में हाइजिन नामक एक युवक रहता था। कौन रहता था? हाइजिन नामक युवक रहता था, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसको एक वाइफ भी थी, जिसको हम उसकी क्या बोलते हैं, वाइफ मतलब पत्नी, पत्नी। धर्म पत्नी। वाह, धर्म पत्नी, वाह, पत्नी थी। और वो धर्म पत्नी का मतलब ये है कि वो पति के हर एक सुख दुख में साथ देना, बराबर, यस सर। हर एक सुख दुख में साथ देना। और लॉरेंस, ये हाइजिन नामक जो लड़का था, उसी को उसके पत्नी ने भी उतना ही उसको साथ दिया, उसके सुख दुख में उसको साथ दिया, उसको मोटिवेट किया। और एक दिन उसकी वाइफ बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि उसके हर एक खर्चे में, हर एक उसके इलाज में इसके पास जो भी कुछ कमाई थी वो कमाई उसी अपने बीबी पे उसने खत्म कर दी, लेकिन बीमारी कम होने का नाम नहीं दे रही। और एक दिन ऐसे पता चला कि जो बीबी को जो बीमारी हो चुकी है, उस बीमारी के लिए जो दवाइयां लगनी है वो दवाइयां बहुत ही महंगी है और वो बहुत ही कम मात्रा में है। और फिर जो ऑपरेशन था, अमुक था तमुक था, उसके लिए अपने आजू बाजू के लोग, मेहमानों से सबसे पैसा मांग लिया। अब वो उसको वापिस फिर से पैसा देने के लिए कुछ भी या फिर कोई भी लोग तैयार नहीं है। ठीक से सुनो स्टोरी, क्योंकि इसी पे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। और अब उसके पास कोई पैसा नहीं दे रहा, जो थोड़ा बहुत बचा है उतने ही पैसे हैं, लेकिन जो दवाइयां हैं वो बहुत महंगी है, क्योंकि उसकी लागत, असल में वो दवाइयां कम कीमत की है, लेकिन वो अमेरिका में पूरे 2 लोगों के पास ही मिलती है, इसीलिए वो बहुत ही महंगी थी। फिर ये हाइजीन सोचता है कि ये मेरी बीवी जिन्होंने मेरे को साथ दिया, ये किया वो किया, ऐसे वक्त मैं कैसे उसको छोड़ दूंगा। और डॉक्टर ने भी बताया कि ये दवा मिल जाएगी तो ये बच जाएगी, या फिर इसकी मैं गारंटी वगैरह नहीं दे सकता अमुक तमुक। ये बेचारा उस मेडिकल वाले के पास जाता है जिसके पास ये दवाइयां हैं, और उसे कहता है कि भैया मेरे पास इतने इतने पैसे हैं और दवाई की कीमत तो इतनी है, एक तो मैं, बीबी की तो हालत ऐसी है, वो बच जाए या न बच जाए, मैं तेरे को पैसे किस्तों में तो दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा सही, या फिर तू ये दवाइयां ऐसे ही दे दे। एक तो मैं तेरे को पैसे वापस करूंगा या फिर तू दवाइयां ऐसे ही दे। लेकिन वो दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए उसको
दवाइयां देने से मना करता है कि तू इतने पैसे लाकर दे मुझे, नहीं तो मैं तेरे दवाइयां नहीं दूंगा। ऐसे सख्त कड़वे शब्दों में उसको बताता है। तो हाइजीन यहाँ पर नाराज हो जाता है। अब मैं क्या करूं, जिस बीबी ने मुझे अपने कम जगह के वक्त में मुझे साथ दिया, ये किया वो किया, अब इतनी से कारण के लिए मैं अपनी बीबी कैसे कमा दूं। वो चल बिचल हो रहा है। हाँ, उसने कुछ देखा न सोचा, उसने उस दवाइयों को चुरा कर लाया। उस दवाई क्या किया, उस दुकानदार से चुरा कर लाया। तो फिर क्या हाइजीन ने दवाइयां चुराई? ये अच्छा है? दवाइयां चुराना अच्छा है? क्या उसने नहीं सही सर। किया? क्या उसने सही किया? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा नहीं है सर, पर उसके बीवी के लिए वो जो किया था ना वो सही है। किसी की जान बचाने के लिए करे तो सही है सर। किसी की जान बचाना है तो सही है, लेकिन हमारा है ना प्रामाणिक, चोरी करू नका, असं करू नका, तो समाज तो ये बोलता है, नैतिकता ये कहती कि चोरी नहीं करना है, और आप तो कहते हैं कि ये इसने चोरी किया वो तो सही है। सर वो किसी की जान बिजनेसमैन, बचाने के लिए किया हुआ है सर। अच्छे कामों के लिए किया तो वो चोरी नहीं होती है सर। सर वो बिजनेसमैन हाई मार्जिन पे बेच रहा था सर। हाँ, तो फिर तो फिर सर उसकी भी गलती है सर, बिजनेसमैन की। बिजनेसमैन की मिलती है। तो फिर क्या मैंने क्या क्वेश्चन किया कि ये हाइजीन ने दवाइयां चुराई, सही किया या गलत किया? सही सही किया, किया सर। क्योंकि एक जान है सर सही वो। किया। तो आप तो बोलते हैं कि चोरी करना गलत है, आप भी बोल रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं। सर ने लालच के में नहीं किया आज है, तो बता देते किसी ना की जान क्यों बचाने रीजन है चोरी करने का, किस लिए फिर चोरी करे वो। चोरी करना सही है गलत है? चोरी करना सही है गलत है? गलत है सर, गलत गलत है। है। हाँ, गलत है फिर सर। हाइजीन ने चोरी की, वो सही है गलत है? सही। गलत है अच्छे सर, काम चोरी करना गलत है। इसी को सिचुएशन के पाने के लिए तहत कुछ वो खोना सही है सर, वो जो है क्योंकि वो उसकी बीवी को जान बचाने के लिए उसने सही किया है दवाइयाँ चुराने फिर का। चोरी करना सही है? चोरी करना गलत सही है है नहीं, लेकिन गलत उन्होंने है जो सर। किया पत्नी तो को उसके जान पीछे बचाने का के लिए नियत सर। उसने चोरी। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था ना सर। नहीं, दूसरा उसने ऑप्शन नहीं था मजबूर बोल के किया, तुम चोरी लालच में करोगे? नहीं किया सर। तो दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसका मतलब तुम चोरी करोगे? चोरी करना अच्छा सर है। नहीं। उसके नहीं लेकिन रिलेटिव सर, वो गलत किया। जो बचाना करना सर। चाहिए वो किया उसने। यस। बाद सर में वो उसके लौटा सकता है सर, बाद में उसके पास अगर पैसे आएंगे तो वो लौटा सकता है, चोरी करके लेकिन ले उसने गए ना वो, चोरी फिर क्यों करेगा वापिस? चोरी उससे तो नहीं करेंगे। उसने उसकी बताया था कि मैं लौटा दूंगा, फिर भी उस बिजनेसमैन ने क्या बोलते मानुस की नहीं दिखाई सर। हाँ, रखिए। सर मना कर उसके दिया ना। था कि मैं तेरे पैसे वापस लौटा दूंगा, फिर भी उस दुकानदार ने उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं रखा, विश्वास नहीं रखा उसने, इंसानियत नहीं दिखाई। इंसानियत माणूस, नहीं हाँ, दिखाई, हाँ, इसलिए माणुसकीसाठी शब्द है इंसानियत, बराबर। इंसानियत, और यस सर। यही इंसानियत अमेरिका में देखने नहीं मिलती है। ये कब का है? लॉरेंस कोहलबर्ग, उसका जन्म 1927 देखा ना आपने, तब की बात है। तब भी उनके में इंसानियत नहीं थी, और आज भी उनमें इंसानियत नहीं है। इसका उदाहरण है 2019-20 की एक घटना है। 19-20 की भी नहीं है, मुझे लगता है 2 साल पीछे की है, 23-24 की कुछ तो घटना है। और दिल दहला देने वाली घटना है। क्या था मालूम है घटना? कि एक केस हो गई, और वो कोर्ट में चली गई, कोर्ट में कोर्ट केस चली गई, और निर्णय ये हुआ। निर्णय होने से पहले देखेंगे कि केस क्या था। एक 9-10 साल का लड़का था, और 9-10 साल के लड़के ने एक वड़ा पाव बेचने वाले इंसान का वड़ा पाव चोरी कर दिया, और उस आदमी ने उस लड़के पर केस ठोक दिया कि तूने मेरा वड़ा पाव चोर लिया है। और फिर उसको वो, वहां पर अपने जैसा नहीं है ना, 10 रुपए से चोर ना तो 20 रुपए से चोर, उधर वहां पे उसने क्या किया, केस किया, और वो चली गई न्यायालय में। और न्यायालय ने इस पर बहुत बेहतरीन जजमेंट दिया।
और उन्होंने कहा कि इतना इससे बड़ा खेदजनक कुछ भी नहीं है कि हमारे देश में एक लड़का भूखा है और उसने आपका कोई किसी चीज खाने की चुराई है। ये चुराना सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में गरीबी है, और अगर उसने चुरा भी लिया होता तो तेरे जैसा बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि 10 रुपए का वड़ा पाव तू उसको दे नहीं सका। इससे बहुत बड़ी बुरी क्या है कि उसने चुराया, उसके पास नहीं था, उसकी मजबूरी थी, तूने ये तय नहीं किया, ये सोचा नहीं। तो मैं सिर्फ तुझको नहीं तो ये अमेरिकन सिस्टम को भी यहाँ पर चुनौती देता हूँ कि अगर कोई ऐसा गरीब है तो उसकी जिम्मेदार तुम है। उसको चोरी करना, उसकी जरूरत पड़े, इसके लिए जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि उसे तुम 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते या फिर उसके कमाने का साधन तैयार नहीं कर सकते, इसकी जिम्मेदार भी तुम हो। और ये मुझको जब जब भी ये वाला पेपर का न्यूज मिल जाएगा तो मैं आपके ग्रुप पर डाल भी दूंगा। ये असल का है, ये डुप्लीकेट नहीं है। तो नैतिक तर्कना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या होता है कि जब हम असल में, तो तुम भी मुझे बताओ कि वो 9-10 साल के लड़के ने वड़ा पाव चुराया है तो उसने सही किया या गलत किया? सही सही नहीं किया है सर। सही किया सर। अगर वो नहीं चुराया तो वो खाता कहाँ से, वो मर जाता फिर ना। सर वो दुकानदारने चोरी करण्याला भाग पाडलं त्याला. भाग पाडलं. हो, 10 रुपयाची गोष्ट द्यायची गोष्ट दिली नाही, चोरी करायला भाग पडले त्याला. लॉरेंस कोहलबर्ग का यही नैतिक विकास का सिद्धांत है और उसने सबसे पहले महत्व दिया और बल दिया नैतिक दुविधा पर। जैसे मैंने आपको डाल दिया, नैतिक दुविधा में डाला कि नहीं कि क्या हाइजीन को दवाई चुरानी थी, तो फिर क्या एक पति को अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए दवाइयां चुरानी चाहिए या नहीं? इसमें तुम नैतिक दुविधा में है कि नहीं है? इसमें तुम नैतिक दुविधा में पड़े कि नहीं पड़े? हाँ सर, पढ़े. तो 2 बातों पर उसने बल दिया कि नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना। तुम उसमें तर्क क्या करते हो, कैसे करते हो, किस चीज से या किस एंगल से तुम उस बात को सही या गलत ठहराते हो? तुम दुविधा में थे, हाँ, कि उसने दवाई चुरानी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? तो नहीं चाहिए थी, फिर नहीं चाहिए थी तो अपनी पत्नी को मरने देता? नहीं, ये भी नहीं, वो भी नहीं, फिर सही है गलत है? दवाइयां चुराने गलत है? हाइजीन ने दवाई चुराई वो गलत है? ये ऐसे बच्चों को सवाल पूछकर उसको नैतिक दुविधा में वो डालता। और नैतिक दुविधा में डालना पहला है, और दूसरा है नैतिक तर्क ना करना कि सही या गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन प्रक्रिया है, इस चिंतन प्रक्रिया को ही नैतिक तर्कना कहा जाता है। जैसे हाइजीन ने चोरी करके सही किया कि गलत किया, ये तर्क है कि नहीं? फिर क्या चोरी करना सही या गलत है? आप कहेंगे ना हाइजीन ने चोरी करके सही किया सर, सही किया, आपने कहा ना कि हाइजीन ने चोरी करके सही किया, ये क्या चोरी करना सही है? फिर आप बोल रहे हैं सर चोरी करना सही नहीं है, लेकिन हाइजीन ने किया वो सही है। तर्क हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ आपको सोचना पड़ रहा है कि नहीं? रीजन दे रहा है। इस वक्त हमें नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, ये 2 चीजें उन्होंने बच्चों में डेवलप। कौन कौन सी चीज है 2 महत्वपूर्ण? नैतिक तर्कना और नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना. वेरी नाइस। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना, ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है। और इन्हीं कथाओं से जो प्राप्त अनुक्रियाओं का विश्लेषण करके कोहलबर्ग ने यही बताने की कोशिश की कि व्यक्ति में नैतिक विकास के 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। कितने स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है? 3 स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाएं होती हैं। प्रत्येक स्तर की कितनी अवस्थाएं? 2-2। यानी अब इसने जिन पियाजे जैसे अपने स्टेजेस बताए, इनमें कुल मिलाकर इन्होंने कितने स्टेज बनाए हैं? 3। कितने बनाए? 3। और हर एक जो स्टेज है उसमें 2 उप स्टेज है, सब स्टेज है 2। कितने हैं? 2 सब स्टेज है।
समझ में आया? अब Yes. इसी पर ही क्वेश्चन आपको आता है। सभी व्यक्तियों में ये अवस्था एक उम्र में ही नहीं होती है और ना ही व्यक्ति एक अवस्था को छोड़कर दूसरे अवस्था में जा सकता है। तो पहली स्टेज पार करने के बाद वो दूसरी अवस्था में जाता है और इसी से उसका तर्कना बढ़ता है और यहाँ से ही एक आध बच्चे में किस तरह से नैतिकता बनती है इसको उन्होंने बताया। चलो हम देखेंगे कि हाइजीन ने जो 3 स्टेज बताए हैं वो कौन कौन से हैं। आपको याद है क्या, मैंने एक सैटरडे क्वेश्चन आंसर सेशन लिया था, याद है? याद है सर। उसमें यस एक सर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की आई थी, देखो याद है क्या? देखो यस सर। आया था, एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की, ऑप्शन में आया था, देखो ऑप्शन में आया था, देखो। सर यस हाँ, सर। यही है वो, यही है कोहलबर्ग जिन्होंने उन अवस्थाओं का निर्माण किया। अब देखेंगे कि बच्चा कौन सा बच्चा किसी अवस्था से गुजरता है। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास पर उल्लेखित 3 स्तरों तथा उनमें सम्मिलित प्रत्येक अवस्थाओं का वर्णन हमें अभी देखना है। पहली स्टेज है इसकी, किसकी स्टेज देखना है पहली? अभी पूर्व लॉरेंस परंपरा। कोहलबर्ग के सिद्धांत में की पहली स्टेज, जिसका नाम है पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर जो 7 वर्ष से लेकर कहां तक है? 10 वर्ष तक है। ओके, अब इस अवस्था में क्या क्या होता है? देखो, एक तो बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है, जैसे कि चंद्रिका ते नाही आहे का खाली वही आहे म्हण मला देते का विचार जरा तिथं खाली नको एक म्हणायला वही आहे का याच्यामध्ये घेऊ दे का विचारायचं तो हे असं होतं बघा, माईक चालू करून तुम्ही बोलता, सगळ्यांना डिस्टर्ब करून सोडता। क्या नाम है पहले स्टेज का कोहलबर्ग के? पूर्व परंपरागत या नैतिक। पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक। नैतिक स्तर। अब इसमें क्या क्या आता है? देखो, बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचने लगता है। अब ये जब सोचता है संबंध में, तो देखो जैसे कि हाइजीन ने चोरी क्यों की? क्योंकि उसके बीवी को बचा रहा था, इसीलिए वो दवाएं चुरा रहा था। उसको दवाइयां जरूरत थी, अगर वो दवाइयां लेकर नहीं जाता तो उसकी बीवी मर जाती। तो उसको आवश्यकता किस चीज की है? दवाइयां की है। फिर चोरी करना सही है या गलत है? तो दुविधा हो रही है, आवश्यकता समझ में आ रही है। तो सबसे पहले बालक अपनी आवश्यकता क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में सोचता है। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उनके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। तो चोरी करके क्या लाभ हुआ, चोरी करने से क्या हानि हुआ, इस पर वो महत्व देता है। तो पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक में ये नैतिकता रहती है कि उसने वो काम जो किया है वो सही है या गलत है। गलत है तो किस आधार पर, और सही है तो किस आधार पर। ये उसकी नीड तय करती है, ये उसकी आवश्यकता नीड करती है। हाँ, अगर हाइजीन ने वो दवाइयां नहीं चुराता तो बीबी मर जाती। हाँ, चुरा लिया तो नैतिकता खराब हो जाती कि ये चोर है। तो उस वक्त वो नैतिक दुविधा है। दुविधा ये तय करती है कि लाभ क्या है और हानि क्या है। अगर हानि है तो वो काम करेगा या नहीं करेगा, और लाभ है तो काम करेगा नहीं करेगा, वो उसकी नीड पे तय करता है। नीड जितनी ज्यादा उतना लाभ भी होना है, और लाभ पाने के लिए वो गलत कदम उठाता है। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या सही है एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। नैतिक जो कार्य किया, जैसे चोरी करना सामाजिक रूप से अच्छा है? चोरी करना सामाजिक रूप से अच्छा है क्या? समाज मान्यता देता है चोरी करने के लिए? नहीं देता सर। है? नहीं नहीं, चोरी करना गुनाह है। चोरी करने के लिए हमारे समाज में उसे अनुमति नहीं है। समाज में छोड़ो, हमारे संस्कृति में भी नहीं है। हर एक के मजहब में चोरी करना गलत ही है। फिर ये जो किया वो सही है या गलत है, इसके संदर्भ में पूर्व नैतिकता होती है। यहाँ पर क्या है कि अच्छा
या बुरा। उसने जो किया वो अच्छा है बुरा है, सही है गलत है। फिर इसकी जो व्याख्या है वो मिलने वाले दंड, चोरी केल्यामुळे मिळणाऱ्या दंडावर अवलंबून आहे। फिर जो मिलने वाले दंड हो, पुरस्कार हो अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उनके परिणाम से मापी जाती है। तो वो कितना अच्छा, कितना बुरा, कितना सही, कितना गलत, फिर गलत करने के बाद मिलने वाला दंड या फिर उस पर जो सही करने पर मिलने वाला पुरस्कार, ये तय करता है की तुम वो करना है की नाही करना है। आता समजा त्या ठिकाणी जर अमेरिकेमध्येच जर चोरी केल्यावर तुम्हाला जर फाशी मिळणार असली असती तर हायजीनने क्या चोरी की होती? नहीं सर। हाँ, तो ये दंड पुरस्कार तय करता है कि व्यक्ति क्या करे और क्या नहीं। तो पूर्व परंपरागत में जो एक मूल मेन पूर्व परंपरागत है, इस स्टेज के अंतर्गत 2 सब स्टेज आते हैं। कितने सब स्टेज आते हैं? 2 आते हैं। उनमें से सबसे पहला है दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। दंड तथा, पढ़ो क्या है दंड तथा आज्ञा पालन। आज्ञा पालन अभिमुखता। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। दूसरा मत पढ़ो, पहला ही पढ़ो, दंड तथा आज्ञा पालन। अब ये पहला जो स्टेज है उसमें के ये सब 2 स्टेज है, बराबर। पहले स्टेज का नाम क्या है जो अभी हमने देखा? पूर्व परंपरागत या नैतिक स्तर। बराबर। उसमें जो पहला सब स्टेज आ रहा है उसका नाम क्या है? दंड तथा आज्ञापालक अभिमुखता। इसमें क्या होता है, बालकों के मन में, जो बालक होता है इनके मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। आज्ञा पालन, अगर तुमने बच्चे को किसी पानी लाने के लिए कहा तो बच्चा कब पानी ला के देगा? जब उसे कहा गया कि तूने अगर मुझे पानी नहीं लाकर दिया तो मैं तुझे 10 कोड़े मारूंगा। तो वो तुम्हारी आज्ञा क्यों मानेगा? क्यों मानेगा? क्योंकि तुमने दंड वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। यस, दंड अगर मैं काम नहीं करूँ तो 10 कोड़े मिलेंगे। तो उसने तुम्हारी आज्ञा क्यों पाल ली? क्योंकि दंड को डर कर। बराबर। हमारे देश में अपराध ही इसीलिए होते हैं कि दंड बड़े नहीं है। यस और नो, सही है गलत? सही है। में अपराध ही बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि दंड बड़े नहीं है, और खुलेआम बलात्कार इसलिए होता है कि उसकी सजा बड़ी नहीं है। सजा भी होती है तो उसे 10-20 साल कैद होता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है या फिर छूट जाता है कि गुनाह उसने नहीं किया। अगर यहाँ पर ऐसे बलात्कार करने वाले को खुलेआम चौराहे पर फांसी दी जाती तो क्या वो होते? क्या वो होते? नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि दंड, इंसान दंड को देखकर ही काम करता है, आज्ञा का पालन करता है। हमें पहले से पता है कि भारत में लाच दी जाती है और पैसे देके कुछ भी किया जाता है। इसीलिए बाबा अंदर जाते हैं और अंदर जाकर चुनाव लड़कर क्या बन जाते हैं? अंदर जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, नेता बन जाते हैं और खुद के गुन्हे साफ करते हैं। कितने ऐसे नेता हैं कि जिन पर 40-40, 50-50 केसेस चल रहे हैं, फिर भी वो नेता है। इस डर से आज्ञा पालन या भी जो भी कर रहा है उसके बारे में जो दंड है वो दंड क्या है? सीमित है, बहुत बड़े नहीं है। इसी वजह से यानी हम जो भी कुछ मानते हैं दंड, दंड जितना ज्यादा उतना हम क्या करेंगे? वो जो आज्ञा पालन है, आज्ञा पालन करने का। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। ये जो अवस्था है कितने साल की है? 7 साल से लेके कहां तक है? 10 साल तक सर। इन लोगों को नैतिकता ज्ञान होता है क्योंकि बुरा क्या, गलत क्या, सही क्या, इसकी उन्हें क्या होती है? जानकारी होती है।
और बालक स्वयं को परेशानी से वो बचाना चाहता है। जो तकलीफ हो रही है, जो ये हो रहा है, वो हो रहा है, उससे वो क्या करता है, खुद को बचाना चाहता है। गोलबर्ग का मानना यही है कि कोई बालक यदि इस विकृत व्यवहार को अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना होता है। अब याद करो, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता में क्या महत्वपूर्ण है। कोई बच्चा अगर तुम्हारी आज्ञा का पालन करता है तो किस वजह से करता है, किस वजह से करता है, दंड की वजह से। दंड की वजह से। तो क्वेश्चन मैं इस पर कैसे जनरेट करके देता हूं। सीता नामक लड़की 5वीं कक्षा में पढ़ती है और वो अपने क्लासरूम में कचरा इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि सर ने उसे कहा 500 रुपए दंड कर दूंगा। तो वो कोहलबर्ग के कौन से स्टेज के अनुसार पालन कर रही है? दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। समझ में आया? यहाँ के कोहलबर्ग के सभी क्वेश्चन इम्प्लीकेशन लेवल के होते हैं। आपको दुविधा में डाला जाता है, आपके सामने उदाहरण रखा जाता है, आपको परेशान किया जाता है और उसी पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसा है, ये सही है, गलत है, या फिर ये कौन से स्टेज का है। समझ में आया पहला स्टेज? दूसरा स्टेज है, क्या है दूसरा स्टेज? पढ़ो कोई तो। आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभिमुखता। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। आत्म अभिरुचि, उसको खुद को क्या पसंद, वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है। इस अवस्था में बालक का व्यवहार खुलकर सामने नहीं आता है। वह अपनी रुचि को प्राथमिकता देता है और उसी से वो अपनाता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन करता है। अब देखो, ऊपर था दंड, अब यहाँ क्या है? आत्मरुचि, प्रतिफल। अब आपको एक अच्छा लड़का बनना है और आप काम कर रहे हैं तुम्हें पुरस्कार मिलने के लिए, तुम्हें पुरस्कार मिलने के लिए, यानी वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का अनुपालन कर रहा है। अगर कोई लड़का तुम्हें अच्छा कहे इसलिए अच्छे काम कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है? आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता के लिए कर रहा है। यानी जो पहला पूर्व परंपरागत स्टेज है 7 से 10, इनमें जो 2 महत्वपूर्ण स्टेजेस आ रहे हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता तथा आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता, आपको समझ में आया? इसके बाद दूसरा स्टेज है परंपरागत। पहला था पूर्व परंपरागत, अब है परंपरागत नैतिक स्तर, जो 10 से कहां तक है? 10 से कहां तक है? 13 10 से 13। अब ये जो स्तर है ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का कौन सा स्तर है? कौन सा स्तर है? दूसरा स्तर है। दूसरा स्तर। पहला स्तर क्या है? पहला स्तर पूर्व परंपरागत या पूर्व नैतिक स्तर। क्या उम्र है उसकी, क्या उम्र है, अवधि? 7 से 10 तक। वेरी नाइस। अब देखो, इसकी अवधि जो है परंपरागत नैतिक स्तर की कितनी है? 10 से 13। 10 से 13 साल तक। इस स्तर पर में, या इस स्तर में 10 से 13 की स्तर में बच्चा क्या क्या करता है? दूसरों के मानकों को स्वयं में अंगीकृत कर लेता है। मानक यानी नॉर्म्स, नियम जो होते हैं ना, उन नियमों को पालना, मानकों को स्वयं में अंगीकृत या अंतरीकृत कर लेना, मानकों के अनुसार सही अथवा गलत का निर्णय करना, यानी जो नॉर्म्स दिए हैं उसके हिसाब से सही है या गलत है, यहाँ पर नॉर्म्स को मान रहा है। नैतिकता जो है पूर्व नैतिकता में, और इसमें क्या है, पूर्व नैतिकता में दंड की वजह से, पुरस्कार की वजह से काम कर रहा है और यहाँ पर मानकों के हिसाब से अंगीकृत कर रहा है, सही गलत का निर्णय ले रहा है। समस्त क्रियाएं सही है जिनमें दूसरों की मदद हो, समस्त वो क्रियाएं सही है
जो दूसरों की मदद होती है, बराबर। अब यहाँ पर अगर मैंने एक अच्छा काम किया तो उससे अगर दूसरों का मदद होता है, दूसरों का बेनिफिट होता है, तो वो सही है। क्यों सही है? क्योंकि मानक ही है, दूसरों को मदद करना जरूरी है, ठीक नहीं? ये हमारे नॉर्म्स है। तो नॉर्म्स पे चलकर जो काम करेगा वो आएगा परंपरागत नैतिक स्तर में, जिसका अवधि है 10 से 13। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से सब स्टेज आते हैं। सबसे पहला है अधिकार संरक्षण अभिमुखता। क्या है? अधिकार संरक्षण अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं कि तुमने जो काम किया है या फिर तुम जो काम करते हो, जो नियम बनाए हैं, जो व्यवस्था बनाई है, उसी व्यवस्था से आप अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। अब देखो अधिकार संरक्षण अभिमुखता। बाग में, बगीचे में या फिर कहीं रास्ते पे डोंट स्पिल्ट, यहाँ थूको मत करके बोर्ड लगाया हुआ हो, तो आपकी दुविधा क्या होती है, अवस्था क्या होती है उस बोर्ड की? जहां पर लिखा है कि यहाँ पर थूको मत, थूकना मना है, उस बोर्ड की हालत क्या है? उसी बोर्ड पर थूका हुआ है। उसी बोर्ड पे थूका गया है, यानी आपको भी पता। ये क्यों है? क्यों? क्योंकि नियम एवं व्यवस्था के प्रति हम क्या है? जागरूक हैं, इसलिए बहुत जागरूक हैं। नहीं सर, नहीं जागरूक है नहीं सर। है। फिर जो जागरूक होता है वो होगा। हाँ, नहीं तो थूकना, थूकना या न थूकना उस बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हम वही करेंगे जो करने के लिए मना किया है, और वही करने में हमें अच्छा लगता है जो करने के लिए मना किया है। तुम्ही कधी पण सांगा इथं काय करू नको म्हणले की आम्ही मुद्दाम करतो, बरोबर आहे का चुकीचं आहे? अगर वो पालन करेगा तो वो अधिकार को क्या कर रहा है? संरक्षण दे रहा है। अनुपालन के प्रति वो जवाबदेह है कि यहाँ पर ये मत करो, यहाँ पर डोंट पार्किंग, यहाँ पर पार्किंग नहीं है, फिर भी हम उतनी गाड़ियां लगा रहे हैं कि बोर्ड भी दिक्कत नहीं आ, इतनी गाड़ियां लगा, क्योंकि हम अनुपालन के प्रति जवाबदेह हैं क्या? नहीं है। तो जो अधिकार संरक्षण दिया है, नियम दिए है, व्यवस्था दी है, उसके प्रति जागरूक रहकर हम अगर कुछ पालन करते हैं तो वो अधिकार संरक्षण अभिमुखता में आता है। अब है दूसरा, इसको समझ लो ठीक से। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप आसानी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है अभी देखो, स्टेज का नाम क्या है? क्या है नाम स्टेज का? अच्छा लड़का या लड़की। अच्छा लड़का या अच्छा लड़का या अच्छा लड़की। अच्छा लड़की, अच्छी लड़की। अब देखो, इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है। अब यहाँ पर जो बोल्ड करके दिखाया है ना, वो उस लाइन में महत्वपूर्ण है। जैसे कि अधिकार संरक्षण में नियम व्यवस्था अनुपालन महत्वपूर्ण है, वैसे ही अच्छा लड़का अच्छी लड़की में एक दूसरे का सम्मान करना, हाँ, जो भावना है, तथा दूसरों से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। मैंने तुम्हारा इज्जत की, मैंने तुम्हारी इज्जत की, तो मतलब मैं क्या करता हूँ? मैं आशा करता हूँ कि तुम भी मेरी इज्जत करो, बरोबर है? जय हिंद। टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। अगर तुम रिस्पेक्ट दोगे तभी तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी, वरना रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कब हो पाएगा? जब तुम दूसरों को अच्छा कहोगे तभी तुम अच्छा बन पाओगे। यस सर नो? यस सर। देखो, मैंने इस स्टेजेस में जो सब स्टेजेस दिखाए हैं, सब स्टेजेस में जो महत्वपूर्ण लाइन दी है वो याद रखो। अगर ये याद रहेगा तो आपका एक भी आंसर गलत नहीं होगा। अगर आपने ये बोल्ड किए हुए शब्द याद नहीं रखेंगे, लिखकर नहीं लेंगे, तो मान लो आपको ये स्टेज भी समझ में नहीं आएंगे और इस पर के क्वेश्चन आंसर भी समझ में नहीं आएगा। बराबर है कि नहीं? यस सर। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कब होती है? कब होती है?
दूसरे से सम्मान पाना, Yes. सम्मान देना और सम्मान लेना। हाँ, दूसरों को अच्छा कहो या फिर अच्छा कहला के ले लो। तुम अच्छा लड़का लड़की कब बनते हैं? स्कूल में ईयर ऑफ द बॉय है कि नहीं, मंथ ऑफ द बॉय निकालते हैं कि नहीं? यस निकालते सर। हैं कि नहीं? कौन होता है वो? किसको निकालते हैं हम? डिसिप्लिन बच्चा सर, जो टीचर्स जिसका की बात वर्तन अच्छा है। हाँ, जिसका वर्तन अच्छा है। और सिर्फ वर्तन देखते क्या? नहीं सर, स्टडीज भी उसके देखते हैं मार्क्स सर। या ग्रेड्स भी देखते। स्टडी भी देखिए। और क्या क्या देखते हैं? वो एक दूसरे से कैसे नेतृत्व बर्ताव की करता है क्षमता वो रहती भी है वो देखते हैं एक सर। दूसरे से कैसे बर्ताव करता है। वेरी नाइस। सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि वो होशियार है। हम असल में तो होशियार लोगों को ही देते हैं, लेकिन होशियार बावजूद होने के बावजूद उसको घमंड कितनी है, दूसरों की इज्जत करता है कि नहीं करता है, इन बातों को भी हम देखते हैं। तो अच्छा लड़का लड़की वही होते हैं जो एक दूसरे को सम्मान देते हैं, और जो दूसरे को सम्मान देते हैं वो खुद को भी सम्मान लेने की इच्छा रखते हैं। ये महत्वपूर्ण है। उसी को हम ईयर ऑफ द स्टूडेंट या फिर ईयर ऑफ द मंथ या मंथ ऑफ द स्टूडेंट भी देते हैं। बराबर। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर सर। हाँ, अब लास्ट है, लास्ट वन वाला। आप देखो क्या है, उत्तर परंपरागत। पहला स्टेज क्या है? पूर्व परंपरागत। पूर्व दूसरा स्टेज है परंपरागत। और परंपरागत नैतिक। तीसरा है उत्तर परंपरागत। इसी से खत्म होते हैं 3 स्टेजेस। तो पूर्व, नैतिक और उत्तर। बराबर। ये 3 स्टेज को याद रखना है। पूर्व, मध्य तो नहीं है, पूर्व, नैतिक और फिर उत्तर, ऐसे स्टेज को याद रखें। उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्मा अंगीकृत नैतिक मूल्य जो 13 से ऊपर है, 13 से ऊपर है। क्या हुआ? कितने साल का कितने साल से है? 13 साल से ऊपर है। नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य का चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। अब देखो उत्तर परंपरागत में क्या आ रहा है कि नैतिक मूल्य का या चारित्रिक मूल्य का संबंध किससे आ रहा है? नैतिक विकास के परंपरागत स्तर में नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध उनके अच्छे या बुरे कार्य से संबंधित है। वो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी उसके कर्म कैसे हैं। कार्य का मतलब कर्म, कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है, यानी बाहर की जो भी कुछ आशाएं हैं, सामाजिक काम है, उनमें वो पूरा करने के लिए क्या करता है? रुचि लेता है। रुचि यानी इंटरेस्ट रखता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व की प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था अंतर्गत कार्य करता है। अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व की प्राथमिकता देते हुए एक स्वीकृत व्यवस्था अंतर्गत कार्य करता है। अब इसको ध्यान में रखते हुए इसके 2 सब टाइटल हैं, दो सब स्टेज हैं, वो देखेंगे। अब क्या है पहला उसमें का सामाजिक अनुबंध। अब यहाँ पर हमने देखा था कि नैतिक में अच्छा पूरा काम करना है, सामाजिक आशाओं को पूरा करना है, फिर उसमें परिवार, समाज और राष्ट्र की प्राथमिकता देते हुए उसके सभी स्वीकृत व्यवस्था के अंतर्गत कार्य करना है। उसमें सबसे पहला स्टेज है इसमें, यानी इसका उप स्टेज जो है उसमें से एक है पहला वाला। क्या है पहला वाला? पढ़ो कोई तो। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। अभी किसको देख लग रहा है? उसको खुद को लग रहा है, क्योंकि यहाँ खुद का है। अब पहले दोनों में खुद का था क्या? पहले 2 स्टेज में खुद का था क्या? नहीं। समाज को नहीं। कैसे लगता है, अच्छा होने के लिए क्या करना है, बुरा होने के लिए क्या करना है, डर के लिए काम कर रहा है कि नहीं? यहाँ पर बच्चा वही करता है जो सही लगता है, तथा यह भी सोचता है कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। यानी आप तक जो रूल बनाए हैं वो सही है, गलत है? अगर गलत है या फिर सही है
तो इनमें कुछ सुधार लाने की जरूरत है क्या नहीं है, इसके बारे में भी वो क्या करता है, आवश्यकता का अनुसार बदल करता है। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ देखा जाए कि जीवन बचाना महत्वपूर्ण है। सामाजिक अनुबंध में यह महत्वपूर्ण है कि कारण क्या है। अगर कारण सही है तो फिर उसने किया हुआ काम भी सही, बराबर। इसीलिए सामाजिक अनुबंध अभिमुखता यहाँ पर बनती है। स्थापित नियमों में आवश्यकता, जैसे कि मैंने कहा ना, और अमेरिकी ने जो कहा कि चोरी करना गलत है, लेकिन उसके बारे में जो वड़ा पाव उसने चोरी किया था वो सही किया कि गलत किया, उसने किसको किसको ये किया, उसने अमेरिका के सिस्टम पर ही बात उछाली, है कि नहीं। इसका मतलब उन्होंने जो नियम बनाए उन नियम पर उंगली उठाई कि नहीं, उसमें सुधार की आवश्यकता की कि नहीं। और यस सर। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। इस अवस्था में बच्चे अंतकरण की ओर अग्रसर हो जाती है। बच्चों का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उससे आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार कर। सार्वभौमिक जो नैतिक सिद्धांत है, यहाँ पर क्या है कि बच्चे का जो आचरण है दूसरों की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों द्वारा होती है। यदि मैंने चोरी नहीं की तो मेरी बीवी मर जाएगी, है कि नहीं। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, उसने या मैंने समाज क्या कहेगा, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इसका ख्याल आया उसके दिल में। हाइजीन के दिल में ख्याल आया, अगर मैंने चोरी की तो समाज क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, उसके मन में कुछ आया नहीं आया। नहीं उसको सर, नहीं आया। महत्वपूर्ण में कौन सी बात लगी कि मेरे बीबी को बचाना है, बीवी किसी भी की आदर्श में जान। बचाना है। अगर बचाना है तो चोरी करना पड़े तो करे, लेकिन मैं करूंगा तो उसके अंदर के जो आदर्श हैं उसके द्वारा ही उसने सार्वभौमिक सिद्धांत का इस्तेमाल किया, जो 13 साल के ऊपर है, जो उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर का काम करती है, बराबर। इसी तरह कुल मिलाकर 3 स्टेज, उसमें के सब एक, इसमें के दो सब स्टेज हमने आज देखो। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं, यानी अन्य अवस्थाएं, ये अवस्था हमें देखना नहीं है। इन अवस्थाओं को ध्यान में रखो, इसको सिर्फ सुन के ले लो, इसको दिमाग में उतना मत घुसेड़ो कि ये तुम्हारा सरदर्द बन जाए, सिर्फ सुनो इसको। कोलबर्ग ने और भी नैतिकताओं के सिद्धांत के बारे में अवस्थाएं बताई है, जैसे कि स्वयं केंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल तीसरे वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी वैयक्तिक आवश्यकताओं और इच्छाओं के प्रति चारों ओर केंद्रित रहती है। बालक के लिए यह नैतिक होता है कि उसके स्व अर्थात कल्याण से जुड़ा होता है। परंपराओं का धारण करने वाली अवस्था, परंपराओं को कौन पढ़ेगा इसमें से, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था कौन पढ़ेगा। यस सर, मैं पढ़ूंगी। पढ़ो। 7वें वर्ष से लेकर किशोर अवस्था के प्रारंभिक काल का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज के बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधी नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान है और वह यह समझने लगता है कि उसके किस प्रकार के आचरण या व्यवहार से दूसरों का अहित होगा या ठेस पहुंचेगी या फिर ठेस पहुंचेगी। तो ये नैतिक कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अन्य अवस्थाएं हैं, सिर्फ हमें देखना है, इसे समझना नहीं है, क्योंकि ये अगर समझेंगे तो महत्वपूर्ण 4 अवस्था हम भूल जाएंगे। और पेपर में, एग्जाम में फोकस किस पर है, वही 4 अवस्था, जो 3 अवस्था और उनके दो सब टाइटल देखे उनमें है। अब देखो ये अंतिम 2 है, ये कौन पढ़ेगा पहले वाला।
अब दूसरों को सर मैं यस पढ़ो। आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है। उसमें आत्मचेतना शुरू हो जाती है। व्यवहार की उसे अनुभूति होने लगती है। आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें लगती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं से अतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो गलत हो रहा है उसे बदलने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को उकसाती है। उकसाती यानी क्या सर? उकसाती अपन उसको तो यानी नहीं बोलना, करना, प्रेरित करो, प्रवृत्त करणे. प्रोत्साहित करणे, प्रवृत्त प्रयत्न करना. करतो. भांडणं कधी कधी मूळ होऊन आपण काढतो बघा, उकसवतो त्याला, ठीक आहे. हाँ उचकवणे. उसकवणे बरोबर. अभी आगे का कोई अलग पड़ेगा, आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था. मैं पढ़ती हूँ सर। हाँ पढ़ो पट्टी मैडम। नैतिक या नारीत्रिक विकास की यह चरम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष से की जाती है, उसके पीछे केवल उसकी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता। सोच समझकर किसी व्यवहार या आवरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। तो इसे आधारवित आत्मचेतना अवस्था कहा जाता है। तो इसी के साथ ये जो अन्य अवस्थाएं यहाँ पर क्या होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। और इसी के तहत हमारा आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग, ये भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मेरे कुछ क्वेश्चन के जवाब दो। आज के इस टॉपिक का नाम क्या था सिद्धांत का? कोहलबर्ग नैतिक सिद्धांत। नैतिक विकास में दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक है नैतिक तर्कना और दूसरा है नैतिक दुविधा। हाँ, इसमें उन्होंने अपने हिसाब से 3 स्टेज रखे हैं। हर 3 स्टेज में 2 उप स्टेज हैं, जैसे कि हम सब स्टेज बोलते हैं। तो पहला स्टेज का नाम है पूर्व परंपरागत अवधि। क्या है उसका अवधि? 7 से 7 साल तक। और उसमें 2 सब स्टेज हैं, वो दंड तथा अभिरुचि तथा प्रतिकल अभिमुखता। दूसरा मेन स्टेज परंपरागत नैतिक स्तर 10 से 13 वर्ष तक। हाँ, उसमें अधिकार संरक्षण अभिमुखता और अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। तीसरी स्टेज अंतिम वाली उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर 13 साल से ऊपर। पहला स्टेप है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, दूसरा स्टेप है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। और आज ही आप तुरंत क्लास होने के बाद सोने से पहले ये जो टेस्ट दी गई है ना, अपने 15 टेस्ट छोड़े हैं खास इस लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वेगोत्स्की पर, वो तुरंत आज आप दे पाएंगे उसमें की लॉरेंस कोहलबर्ग देंगे ना। एक तो कम से कम एक तो सॉल्व करो, एक तो देंगे सॉल्व सर। ये सॉल्व करेंगे तो इसमें से कितना भी हार्ड आ जाए क्वेश्चन, उसका आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज आपको ये चैप्टर बहुत ही पसंद आया है। बराबर? यस सर। हाँ, और पसंदी काम को तुरंत करेंगे तो और भी पसंद हो जाता है और भी वो गहराई से समझता है। इसीलिए आज ही तुरंत आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके? यस सर। ओके, और कुछ को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आज का लेक्चर यहाँ पर सर टेस्ट में एक शब्द आया समकक्षी, उसका मीनिंग क्या है सर? समकक्षी